जुर्म की दुनिया में जितने भी क्राइम होते हैं उसके लगभग सारे नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी रहती हैं जो हम लोगों को प्रेरणा भी देती है। क्राइम विक्टिम जिसके साथ घिनौना अपराध हुआ है उसके हौसले टूट जाते हैं, लेकिन जिसके साथ जो है घिनौना अपराध होता है उसके कॉन्फिडेंस, उसका जो है हौसला वह टूट जाता है। और वह लेकिन अगर वह हौसला वह कॉन्फिडेंस टूटने के बजाय अगर वह यह सोचे कि जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है उन लोगों को सज़ा दिया जाए और वो भी कानूनी तरीके से, और वह इतनी काबिल बन जाए कि उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वह जिसने उसके साथ घिनौना अपराध किया है उसको सज़ा दिलाए, और सज़ा ही नहीं दिलाए बल्कि उसका जो अंजाम है उस अंजाम तक पहुंचाया जाए, वो भी कानूनी रास्ते से। वह पीड़िता भी वह उसी डिपार्टमेंट में काम करे जिस डिपार्टमेंट ने कभी उसके केस को इन्वेस्टिगेट किया था, और अपने बुद्धि, अपने दिमाग, अपने काबिलियत के बदौलत वह इस मुकाम पर पहुंच जाए कि जिसने उसके साथ घिनौना अपराध किया था उस अपराधी को अंतिम सांस लेते हुए वह, यानी फांसी मिलते हुए वह लाइव देख सके, वो भी जहाँ पर फांसी दिया जाता है जस्ट उसी कंपाउंड में। नमस्कार, मैं हरिंद्र और आज आप सुन रहे हैं क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी जो क्राइम की कहानी होते हुए भी हम सभी लोगों को कुछ ऐसा प्रेरणा देती है कि जिन लोगों के साथ भी क्राइम होता है, अगर वह अपना जो कॉन्फिडेंस, अपना हौसला अगर छोड़ने के बजाय अगर वह एक सही रास्ता चुने, जिन्होंने उसके साथ गलत किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तो शायद दुनिया में जो क्राइम घट रही है उस क्राइम के रेट में ज़रूर कमी आई। दरअसल आज की कहानी जो है लीज़ा मैकवेट की है। 1966-67 में जन्मी लीज़ा मैकवेट जो है उसका बचपन काफ़ी ही कष्टमय था। और लीज़ा मैकवेट जो थी वह अमेरिका के फ्लोरिडा शहर तांबा के इलाके की रहने वाली थी, और 66-67 में उसका जन्म हुआ, और बचपन से उसका जीवन बहुत ही कष्टमय था। उसके जो पिता थे वो पहले ही उसकी माँ को छोड़ चुके थे। उसकी माँ जो थी वह शराब पीती थी, और शराब पीने के बाद लीज़ा पर जो है जुल्म भी करती थी, उसको मारती थी, पीटती थी। लेकिन अक्सर वह शराब में डूबे रहने के कारण एक दिन उसका भी बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। पिता पहले ही इन दोनों को छोड़कर चल गए थे। अब उसके साथ उसका सहारा सिर्फ उसकी दादी रह जाती है। दादी भी उसके साथ वैसे ही जुर्म करती है, और दादी का उम्र भी हो चुका था। तो लीज़ा का जब उम्र 14 साल का था तभी उसके कंधे पर अपने दादी का भी जिम्मेदारी आ गया था। उसका जिम्मेदारी, लीज़ा जब 14 साल की मात्र थी उसी समय उसके कंधे पर उसका अपना और दादी का जिम्मेदारी था कि वह कुछ कमाए, और उसके बाद फिर उस जो पैसे मिले उसे वह अपना भरण पोषण और दादी का भी खर्च चला सके। इसलिए लीज़ा कहीं जॉब भी करती थी, और जॉब करने के साथ वह पढ़ाई भी करती थी, और अपनी दादी का भी देख रेख करती थी और अपना भी खर्च निकालती थी। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी दादी उसके साथ सही बर्ताव नहीं करती थी। वह भी उसके साथ मारपीट करती थी, बराबर उसको गालियाँ दिया करती थी। लेकिन लीज़ा सब चीज़ यह सहा करती थी कि आखिर उसका कोई भी सहारा है नहीं, और अंत में उसकी दादी ही है जो उसका एक सहारा है। तो वह यह सोच करके सारा जो उसके साथ वाक़या घट रहा था उसको वह सह करके रह जाती थी। लीज़ा जैसे जैसे बड़ी होती है उसका एक बॉयफ्रेंड भी बनता है, लेकिन बॉयफ्रेंड भी जो था वह भी लीज़ा के साथ अच्छा व्यवहार, उसका रिलेशन ठीक नहीं रहता। वह भी लीज़ा का शोषण ही करता है, जो वादा करता है उसे मुकर जाता है, और बल्कि उसे पैसे भी, लीज़ा जो कुछ पैसे कमाती है उस पैसे को भी ऐंठता है, और लीज़ा का शोषण भी करता है और उसको मारता पीटता भी है। तो लीज़ा लगभग 17 साल की हो चुकी थी, और उसका जो जीवन जो है शुरू से बद से बदतर होते जा रहा था। पहले पिता ने छोड़ा, उसके बाद फिर माँ भी शराब पीती थी, वो भी मारा पीटा करती थी, माँ भी गुजर जाती है। उसके बाद फिर उसकी दादी जो उसकी आखिरी सहारा थी उसके साथ रहती थी, और दादी का जीवन चलाने के लिए वह जॉब भी करती थी। इतना कुछ करने के बावजूद भी दादी का बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं था। वह भी उसको मारा पीटा करती थी, खरा खोटा सुनाया करती थी। एक बॉयफ्रेंड मिला, उसने भी उसका शोषण करके इसको छोड़ दिया। तो उसका जीवन लगभग बद से बदतर होते जा रहा था, और वह लगभग 17 साल की हो चुकी थी। 2 नवंबर 1984 को लीज़ा बहुत परेशान थी। उस शाम लीज़ा के दादी ने उसको बहुत मारा, बहुत खरी खोटी सुनाया। 2 नवंबर 1984 को ही वह सुसाइड करने की सोचती है, और वह ज़िंदगी से ऐसा सोचती है कि अब ज़िंदगी में कुछ है नहीं, शुरू से दुख ही मिला है। इसलिए वह मरने के पहले, पढ़ी लिखी तो थी ही, वह एक सुसाइड नोट लिखना शुरू करती है। लेकिन सुसाइड नोट लिखते लिखते पुराने दुखों को याद करते करते रात काफ़ी हो जाती है, और वह दिन भर जॉब का थके रहती है, तो उसको नींद लगने लगता है। इसलिए वह सुसाइड नोट यह सोच करके छोड़ देते कि अब मैं सोऊंगी, जो कुछ होगा कल
इसको पूरा करेंगे और कल मैं डिसाइड करूँगी कि जीना है या मरना है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है वह काम पर निकल जाती है और फिर लेकिन काम पर जाने के बावजूद और जाने के रास्ते में और काम के जगह पर भी उसके दिमाग में बस ज़िंदगी और मौत के बीच जो उसका माइंड घूम रहा था, जो कन्फ्यूज़न था, उसी इर्द गिर्द उसका माइंड घूमते रहता है कि आखिर ज़िंदगी को चुना जाए या फिर मौत को चुना जाए। जब जीने का सोचती है तो कोई मकसद नहीं दिखाई देता, ना ही कोई सहारा दिखाई देता है, ना ही कोई उसके जीवन में ऐसा व्यक्ति दिखाई देता जो उसे 2 शब्द प्यार से बात कर सके। इसलिए वह मरने की सुसाइड करने का बात सोचती है और ये सारी बातें उसके माइंड में चलते रहती है कि किस चीज़ को चुना जाए और क्यों चुना, किस चीज़ को, यह सारी बातें उसके दिमाग में चला करती है कि किस चीज़ को चुना जाए और क्यों चुना जाए। सारी चीज़ें सोचते सोचते काम करते करते शाम हो गए थे। वह फिर वो वापस घर के लिए लौटती है तो अंधेरा भी हो गया था। वह ऐसी एक शाम थी, वह एक ऐसी एक रात होने जा रही थी जिस दिन लीजा को डिसीजन लेना था कि उसको आखिर फाइनली करना क्या है, मौत के फंदे को गले लगाना है या फिर ज़िंदगी जैसे चल रही है उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ते रहना। 9 नवंबर 1984 की तारीख आ गई। लीजा शाम में घर पहुंचने वाली थी और काम से लौट रही थी। तभी लीजा जब रास्ते में थी तभी एक शख्स जो है गाड़ी लेकर के उसके आगे खड़ा हो जाता है, लेकर के आता और गाड़ी आगे लगा देता है और गाड़ी से जब वो उतरता है और लीजा को जबरन पकड़ करके गाड़ी में बैठाता है और उसके आँखों में पट्टी बांध देता है। और जो शख्स उसको पकड़ के जबरन गाड़ी में बैठाता है उसने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा के या फिर अपने चेहरे को ढक के रखा था ताकि वो लीजा उसको पहचान नहीं सके। कायदा के बंदूक भी रखता है और बंदूक के नोक पर लीजा का एक तरह से कहे तो अपहरण कर लेता है। गाड़ी में बैठाने के बाद लीजा के आंखों पर पहले ही पट्टी बांध देता है और चिल्लाए नहीं, उसके लिए वह बंदूक से उसको धमकी भी दे देता है। फिर गाड़ी चलना शुरू होती है और चलते चलते कुछ समय बीतने के बाद एक स्थान पर गाड़ी रुकती है और लीजा का जब आंखों से पट्टी हटाया जाता है तो कुछ समय बीतने के बाद लीजा जो है अपने आप को, उसको ऐसा फीलिंग होता है कि वो किसी घर के कमरे में है, लेकिन उसका जो चेहरे का पट्टी उस समय हटाया नहीं जाता है, वो उसको उसी रूम में छोड़ दिया जाता है। 4 नवंबर दिन रहता है और वो व्यक्ति जिसने लीजा का किडनैप करके लेकर के आया था वो लीजा के साथ उस कमरे में लगातार रेप करता है, मारता है, पीटता है। लीजा उससे बहुत विनती करती है उसको छोड़ देने के लिए, उसको माफ़ कर देने के लिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसको किडनैप करके लाया था वो उसकी एक नहीं सुनता है। जब कभी वह व्यक्ति उस कमरे से बाहर जाता था तो लीजा जो है वो बहुत ही बहादुर एक समझदार लड़की थी। वह उस आँखों में पट्टी बंधे रहने के बावजूद भी उस घर किस तरह का है उसका मन ही मन और दिमाग से ही सोचने का और फीलिंग करने का कोशिश करती है कि किस तरह का रूम है। वॉशरूम बाथरूम में जाती है तो यह पाती है कि जो इसका बाथरूम है वह बहुत बड़ा है, क्योंकि आम लोगों के घर में जो है बाथरूम जितना होना चाहिए वह बाथरूम जहाँ पर उसको किडनैप किया गया था उस घर का बाथरूम जो है एक सामान्य बाथरूम की तुलना में बड़ा है। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में थी और वह यह भी जानती थी कि कभी ना कभी वह छूटेगी, इसलिए वह जगह जगह पर अपना हाथों का फिंगरप्रिंट मतलब छाप छोड़ देती थी कि ताकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उस स्थान का आसानी से पता चल सके। दर्जनों बार रेप करने के बाद जब लीजा ने उससे बहुत विनती किया और फिर भी नहीं माना, लेकिन जब लास्ट में जब लीजा ने अपने दादी के बारे में बताया कि उसकी दादी उसी के सहारे है और उसका घर में कोई नहीं है, वही उसका देखरेख करती है, तब कहीं जा कर के वह दादी के चलते इसको छोड़ने के लिए राज़ी होता है, लेकिन कुछ शर्त पर राज़ी होता है कि वो बोलता है कि तुम्हारे आंखों पर पट्टी ऐसे ही बंधे रहेगी और जब मैं तुमको जिस जगह पर छोड़ूंगा उस जगह पर तुमको छोड़ने के बाद तुम 5 मिनट के बाद ही अपने आंखों से पट्टी हटा। यह बात लीजा मान जाती है और फिर वह व्यक्ति जो है लीजा को गाड़ी पर बैठाता है और फिर कहीं सुनसान जगह ले जा कर के जहाँ उसका घर रहता है या फिर उस एरिया में उसको छोड़ देता। और जैसा कि वादे के मुताबिक उसने कहा था कि जब मैं तुमको छोड़ूंगा और तो तुमको छोड़ने के बाद मैं वहाँ से जब निकल जाऊँगा तो उसके 5 मिनट के बाद ही तुम अपने पट्टी आंखों से हटाओगी। जब उसके बाद फिर घर आती है, लगभग 25-26 घंटे वह किडनैपर के साथ रहती है। घर में आती है तो उसकी दादी उसके ऊपर बरसना चालू कर देती है कि वह पिछले 25 घंटों का हिसाब मांगती है कि तुम कहाँ थी। लीजा सारा बात उसको बताती है, लेकिन उसकी दादी उसकी बातों को मानने के लिए राज़ी नहीं होती है, बल्कि वह यह सोचती है कि लीजा कहीं किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई होगी और वह फिर से उसको मारने लगती है। भूखे प्यासे पिछले 25-26 घंटों से किडनैपर के चुंगल में थी। ना जाने कितनी बार उसके साथ रेप किया गया है और उसका हौसला ऐसे ही उसका ना जाने कितनी बार उसके साथ रेप किया गया है। सब फेस करने के बाद जब वो घर आई तो इधर दादी भी उसके जुल्म करने लगी, बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जो लोकल पुलिस को फ़ोन कर, पुलिस आती है। उसके बाद फिर लीजा से उसका बयान सुनती है, सारा कहानी सुनती है और उसके दादी से भी जब पूछताछ करती है तो उसकी दादी पुलिस को साफ कहती है कि यह बहाना बना रही है और कुछ भी ऐसा इसके साथ नहीं हुआ, बल्कि यह अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकली होगी। फिर उसके बाद पुलिस जो है लीजा को अपने साथ लेकर के जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर उसका सारा बयान, सारा कहानी सुनती है। लीजा
लीज़ा का जो बयान दर्ज कर रही थी पुलिस इंस्पेक्टर, वह लेडीज़ थी। उसको भी लीज़ा के बातों पर विश्वास नहीं होता है, सोचती है कि लीज़ा झूठ बोल रही है और वह कोई कहानी बना रही है। पुलिस स्टेशन में जहाँ पर लीज़ा का बयान दर्ज हो रहा था, जो लेडीज़ पुलिस अफसर उसका बयान दर्ज कर रही थी, उसी के बगल में एक दूसरे जो जेंट्स सर्जेंट नाम करके एक पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, वह लीज़ा के बातों को सुन रहे थे और उनको यह विश्वास होता है कि लीज़ा जो कहानी बता रही है वह सच। लीज़ा के पास आते हैं, वह लेडीज़ पुलिस अफसर के पास आते हैं और यह बोलते हैं कि इस केस को तुम छोड़ दो, इस केस को मैं देखूंगा और जो यह बात बता रही है कि इसके साथ इस तरह का जो दुर्घटना हुआ है उसका मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। उसके बाद वह सर्जेंट करके जो पुलिस अफसर थे वह लीज़ा के सारे बयानों को दर्ज करते हैं, सारा पूछते हैं कि जब तुमको किडनैप किया गया था, जब आंखों पर पट्टी बांधा गया था तो किस डायरेक्शन ले जाया गया था। तो लीज़ा इतनी जो अच्छे तरीके से उस पुलिस वाले को जो अपना बयान देती है, उसके आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद भी उसको मालूम था कि उसको किस डायरेक्शन में ले जाया गया था और लगभग कितने देरी तक वह कार में बैठी हुई थी और जहां पर उसको किडनैप करके रखा गया था वह स्थान, वह घर कैसा था। और जैसा कि लीज़ा को पहले ही यह डाउट था कि वह जहाँ पर उसको रखा गया है उस घर का बाथरूम जो है आम घर के बाथरूम से ज़्यादा बड़ा है। यह सारी बातें उसने सर्जेंट नाम करके जो पुलिस अफसर थे उनको बताई। फिर एफआईआर दर्ज करके उस इंस्पेक्टर ने लीज़ा के केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उस घर का पता लगाया। 16 नवंबर 1984 को लीज़ा के इस केस में बॉबी जो लॉन्ग नाम करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और फिर उससे सारा वह जो पूछताछ किया गया तो फिर वह जहाँ पर लीज़ा को किडनैप करके रखा था उस घर पर पुलिस को ले जाता है और इस तरह से पुलिस जो है इस मामले का खुलासा करती है। पुलिस कस्टडी में रहने के बाद पुलिस जब उससे सारा और भी इन्वेस्टिगेशन करती है, कि उसके बैकग्राउंड को खंगालती है, तो यह पता चलता है कि उसने सिर्फ लीज़ा के साथ ही नहीं बल्कि उससे पहले भी लगभग 10 लड़कियों के साथ रेप की वारदातों का अंजाम दिया और उसमें से कुछ लड़कियों को उसने मार भी दिया था। लेकिन लीज़ा को सिर्फ इसलिए उसने छोड़ दिया था क्योंकि वह अपने दादी की बात बताई थी कि उसके घर में उसकी दादी अकेली है और उसको देखने वाला कोई नहीं, वही उसकी देखरेख करती है। यह बात सुन करके उस किडनैपर ने रेप करने के बाद लीज़ा को छोड़ दिया था, लेकिन उसके पहले उसने बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनका रेप करने के बाद वह उसको उन लोगों को मार भी दिया था। तो सारा मामला का पुलिस खुलासा करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद फिर आरोपी को जेल भेज देती है। कोर्ट में सारा सुनवाई चलता है और 23 सितंबर 1985 को बॉबी जो लॉन्ग को फांसी की सज़ा सुनाती है। लेकिन उसके बाद फिर बॉबी जो लॉन्ग निचली अदालत से ऊपरी अदालत से शीर्ष अदालत रहम का भीख मांगता है, उस फांसी के जो सज़ा है उसको चुनौती देता है। लेकिन सारी कोर्टों ने उसका जो इस तरह का जुर्म देख करके जो फांसी का सज़ा है उसको बरकरार रखा था। एक अदालत से दूसरी अदालत और उसके बाद शीर्ष अदालत लगभग काफ़ी समय बीत जाता। पहला सज़ा उसको 1985 में सुनाया जाता है और जबकि उसको फांसी होते होते अदालतों के चक्कर काटते काटते यह केस 2019 तक पहुंच जाता है। लगभग 25 साल बीत जाते हैं। इस 25 साल में जिस ऑफिसर ने लीज़ा के केस का इन्वेस्टिगेशन किया था, जिस ऑफिसर ने लीज़ा के बातों पर, उसकी कहानी पर विश्वास किया था और लीज़ा के बताए हुए सारे जो है उसने एविडेंस बताए थे, उसके आधार पर जो है बॉबी जो लॉन्ग को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी करने में पुलिस को मदद मिली थी। उसी इंस्पेक्टर ने लीज़ा को यह बात बोला कि तुमने एक लड़की होते हुए भी, इतने कम उम्र की लड़की होते हुए भी तुमने जिस तरह से मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद की है, जिस तरह से तुमने उन रास्तों का जिक्र किया और उस घर का जिक्र किया, उस घर के बारे में बताया था जहाँ पर तुमको रखा गया था किडनैप करके, कि वहाँ का बाथरूम बड़ा है और कितने देरी तुमने ट्रैवल किया था और जो है जब रेपिस्ट ने तुम्हारे साथ रेप किया था तो वह उसका हाव भाव और उसका लंबाई चौड़ाई सारा चीज़ तुमने जो डिटेल दिया था, उससे अपराधी को पकड़ने में काफ़ी मदद मिला। और तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जो पिछले 10 लड़कियों के साथ घिनौना अपराध उस अपराधी ने किया था उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने में तुमने काफ़ी मदद की है। इसलिए तुम में एक पुलिस अफसर बनने का सारा गुण मौजूद है। तो क्या तुम पुलिस अफसर बनोगी? अब लीज़ा जो है केस चल रहा होता है तो वह उस समय वो कहीं दूसरी जगह जॉब करती है, लेकिन जब उस पुलिस अफसर से उसको यह पुलिस ऑफिसर बनने का इनविटेशन मिलता है तो लीज़ा रेडी हो जाती है। उसके बाद फिर बाकायदा उसका नाम आगे बढ़ाया जाता है। फिर वह ट्रेनिंग करने जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद सारा जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करने के बाद फिर वह पुलिस डिपार्टमेंट में डिस्पैच के रूप में नौकरी मिलती है और कुछ दिनों के बाद 2004 में उसका प्रमोशन करके पुलिस अफसर बनाया जाता है और उसको उसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, उसी जगह पर, उसी थाना में भेजा जाता है जहां पर कभी लीज़ा का केस चल रहा था और उसी डिपार्टमेंट में उसको तैनाती की जाती है जिस डिपार्टमेंट ने कभी लीज़ा के केस का इन्वेस्टिगेशन किया था। और बहुत ही ये सारी बातें उस समय मीडिया में आती है और उसके बाद फिर एक वो बहुत ही पहचाना चेहरा बन जाता है और
एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, एक वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर, एक जुर्म को ख़त्म करने के लिए एक किस तरह की एक निडर लड़की को होना चाहिए, उस रूप में उसका एक पहचान बन जाता है। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि 23 में 2019 को शीर्ष अदालत से भी लीजा का जो गुनहगार था, उसके साथ जिसने घिनौना अपराध किया था और बाकी 10 लड़कियों के साथ उसने जो घिनौना अपराध किया था, उसका फांसी का डेट मुकर्रर होता है। 23 मई 2019 को उसको फांसी की सज़ा का डेट कोर्ट ने मोहर लगाती है और बाकायदा कोर्ट ने लीजा को इसके लिए उस फांसी के कंपाउंड में उपस्थित रहने का इनविटेशन भी भेजती है। और फिर लीजा उस दिन, जिस दिन उसके गुनहगार को फांसी लग रही थी, वह उस कंपाउंड में पहुंचती है और उस रो में जहां पर लोग बैठे रहते उसमें सबसे आगे लीजा रहती है और अपने साथ किए हुए घिनौने अपराध का जो अपराधी रहता है उसको मरते दम तक देखती है। और जब वह फांसी दिया था, जब उससे वह बाहर आती है तो मीडिया में यही बताती है कि आज उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन है और आज उसके दिल को जाकर के कहीं सुकून मिला है कि उसके साथ जिसने गलत किया था, जिसने उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया था, उसको सही अंजाम तक पहुंचा दिया। तो आज की कहानी कि क्राइम जिसके साथ होता है, ज़्यादातर लोग जो है निगेटिविटी में चल जाते हैं। अगर निगेटिविटी में जाने के बजाय अगर उसको एक अलग सोचे और जिसने उसके साथ गलत किया उसको कानूनी रास्ते से अगर सज़ा दिलाने का प्रण ले, तो शायद मुझे लगता है कि जो रेप जैसे घिनौने अपराध होते हैं या फिर छेड़खानी जैसे अपराध होते हैं, उस तरह के अपराधों में कमी आएगी और जो अपराधियों का मनोबल टूटेगा। तो आज का कहानी यही था कि शायद ऐसा बहुत कम कहानियाँ होती है जो क्राइम की दुनिया में जो एक प्रेरणा भी हम लोगों को देती है कि कभी भी कितना भी हम लोगों के साथ ख़राब हो, बुरा हो, हम लोग को निगेटिविटी में अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना चाहिए, बल्कि एक पॉजिटिविटी के साथ, एक प्रण के साथ आगे बढ़ना चाहिए और कानूनी रूप से हम लोग को उस मुजरिम को सज़ा दिलाना चाहिए। चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे ऐसे ही किसी एक अच्छी कहानी के साथ जो प्रेरणा भी दे और क्राइम भी देश में कम होने में मदद करे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।